नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे थियोडोलाइट। हमने इस थियोडोलाइट के उपयोग पढ़े थे, थियोडोलाइट के भाग, उसकी एक्सेस हमने पढ़ी थी। थियोडोलाइट को स्थापित करने का तरीका हमने पढ़ा था कि कैसे उसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि थियोडोलाइट की सहायता से सर्वे रेखा को आगे बढ़ाना, प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइन बाय थियोडोलाइट। ये हम दो मेथड से करते हैं। पहला हमारा है फोर साइड मेथड और दूसरा है हमारा बैक साइड मेथड। तो सबसे पहले हम पहला मेथड देखते हैं। हमारा जो पहला मेथड डायग्राम में दिया हुआ है कि ये हमारी सर्वे रेखा ए से लेके जेड तक की, बिंदु ए से लेके जेड तक की सर्वे रेखा है और हमें ए से जेड तक सर्वे रेखा को सीधा आगे बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम सबसे पहले ए को हम हमारा स्टेशन मानेंगे और ए पर हम थियोडोलाइट का टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर देंगे। ए बिंदु पर हम थियोडोलाइट का सेटअप करेंगे। अब यही बात है कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। पहले हम इसे लेवलिंग करेंगे, सेंटरिंग करेंगे और फोकसिंग करेंगे। तो क्या करेंगे कि ए बिंदु पर थियोडोलाइट को स्थापित करेंगे और इसका हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद इसको हम लेवल करेंगे और लेवल करने के बाद हम हमारी लाइन ऑफ साइट को ए बी दिशा की ओर रखेंगे। जो हमारी लाइन ऑफ साइट होगी उसे हम ए बी दिशा की तरफ रखेंगे, मतलब बिंदु ए से हम बिंदु बी को साइट करेंगे। ठीक है, तो ये होगी लाइन ऑफ साइट ए बी दिशा की तरफ। अब दूरबीन जो हमारी ए बी दिशा में लगी हुई है वो क्षैतिज समतल में होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी दूरबीन है ए बी दिशा में लगी हुई है तो वो दूरबीन हमारा जो हॉरिजेंटल है उसके हॉरिजेंटल हमारा समतल है और समतल की ही पैरेलल होना चाहिए। ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि जब हमारा जो दूरबीन बिल्कुल पैरेलल है, समतल है हॉरिजेंटल प्लेन के, तो हम ए बी दिशा की तरफ जब हमारी दूरबीन होगी तो हम लोअर और अपर प्लेन को हम कस देंगे। ठीक है, ए पर हमने इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया। करने के बाद हमने उससे बी बिंदु को साइट किया तो हमारी लाइन ऑफ साइट ए बी दिशा की तरफ हो गई। और जब ये ए बी दिशा की तरफ हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई, ए से बी को हमने साइट किया, तो हम देखेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट, हमारा टेलीस्कोप उसके समतल समानांतर हो गया है, समतल की। ये करने के बाद हम इंस्ट्रूमेंट के अपर और लोअर स्क्रू को अपन कस देंगे। कसने के बाद हम क्या करेंगे, जब हमने बी बिंदु को साइट किया तो हम ए से बी बिंदु की सीधी रेखा में प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे कि दूरबीन में से देखते हुए सी बिंदु ए बी की सीध में आगे लगा देंगे। मतलब जब हमने ए बी लाइन को देखा, ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले ए से हमने बी को साइट किया तो ए और बी हमारे पास दो बिंदु थे। बी बिंदु पर हमने हमारा जो भी हमारे पास रोड होगी, रेंजिंग रोड, वो हम लगाएंगे और ए बिंदु पर हमने इंस्ट्रूमेंट को रखा। ए से बी को साइट करने के बाद हमारे पास ए बी रेखा की सीधी ए बी बिंदु की दो बिंदुओं की सीधी रेखा में प्राप्त हो गई। प्राप्त होने के बाद हम ए बिंदु से, ये हमारा ए बिंदु है, यहाँ से हम सी बिंदु को साइट करेंगे। ए बिंदु से हम जब सी बिंदु को साइट करेंगे तो हमें तीसरा बिंदु सी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सी बिंदु पर हम एक रेंजिंग रोड लगा देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए से बी को हमको साइट करने के बाद ए बी की तो हमने सीधी रेखा बना ली और सी बिंदु पर हमने रेंजिंग रोड को आगे लगा दिया। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे और अब क्या करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट को बी बिंदु पर ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट को हम बिंदु बी पर ट्रांसफ़र करेंगे। इंस्ट्रूमेंट को हम बिंदु बी पर ट्रांसफ़र करेंगे और बी पर ट्रांसफ़र करते ही हमारे पास वही टारगेट आ जाएंगे कि पहले हम इसको समतल करेंगे, समतल करने के बाद हम इसका सेंटरिंग करेंगे और सेंटरिंग करने के बाद जो हमने लास्ट टाइम किया था सेम वही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बी से सी को साइट करेंगे। हमने बी से सी बिंदु को साइट किया। बी से सी बिंदु को साइट करने के बाद आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंट का लोअर और अपर क्लेम हम कस देंगे। जब हमारा बी से सी बिंदु साइट हो जाएगा, जब मतलब इंस्ट्रूमेंट हमारा बी पे रखा हुआ है, सी पे हमने रेंजिंग रोड रखा और बी से हमने सी को साइट किया, जब बी सी रेखा हमारे पास साइट हो जाएगी उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट का लोअर और अपर क्लेम को हम कस देंगे। कसने के बाद हम क्या करेंगे कि अब हम बी बिंदु से, जबकि हमारा सी बिंदु साइट है, वहाँ से हम अगला बिंदु डी को हम मार्क करेंगे। ठीक है, अगले बिंदु डी को हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस,
अब हम इंस्ट्रूमेंट को B से उठाकर C पे रख देंगे। अब हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को B से उठाकर इंस्ट्रूमेंट को हमने C पर रख दिया। C पर रखने के बाद सेम C से हम B बिंदु को साइड करेंगे और अगला बिंदु E हम मार्क कर देंगे। अगला बिंदु हमने E मार्क कर दिया है। तो इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारा AZ रेखा का आखिरी बिंदु Z प्राप्त नहीं हो जाए। तो इस क्रिया को हम रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारा लास्ट पॉइंट हमें लोकेट या स्थापित नहीं हो जाए। तो ये था हमारा पहला मेथड जो हम फोर्थ साइड मेथड की सहायता से करते हैं। अब इसका आता है दूसरा मेथड, बैक साइड मेथड। बैक साइड मेथड में क्या होता है कि आप जैसा डायग्राम में देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को B पर स्थापित कर A बिंदु की बैक साइड लेंगे और बैक साइड के ऊपरी तथा निचली दोनों प्लेन को हम कस देंगे। कसने के बाद दूरबीन को ऊर्ध्वाधर समतल में 180 डिग्री घुमाकर यंत्र की लाइन ऑफ साइट से हम C बिंदु को साइड करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं बैक साइड मेथड क्या होता है। अब की बार हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को हम B बिंदु पर शिफ्ट कर देंगे। इंस्ट्रूमेंट को हमने B बिंदु पे रखा और B बिंदु से हम A बिंदु की तरफ बैक साइड लेंगे। B से हमने A बिंदु को साइड किया, B से आप A बिंदु को साइड करोगे। A बिंदु को साइड करने के पश्चात हम कंपास में 180 डिग्री का एंगल भरकर उसे हम कस देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, B बिंदु पर इंस्ट्रूमेंट को रखकर A बिंदु पर हम पीछे की तरफ हम उसको साइड करेंगे। पीछे की तरफ साइड करने के बाद जब हमें A बिंदु प्राप्त हो जाएगा तो हम उसका ऊपरी और निचला दोनों क्लेम को हम कस देंगे। कसने के बाद हम क्या करेंगे, दूरबीन को ऊर्ध्वाधर समतल में वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री हम उसको घुमा देंगे। ठीक है, अब डायग्राम में हम देखते हैं कि ये हमारा डायग्राम है। इस पे हमने B पे रखा, B पे रखने के बाद हमने इसमें A को साइड किया। A को साइड करने के पश्चात हमने बिंदु C की तरफ हमने 180 डिग्री का कोण भरकर हमने लोअर और अपर क्लेम को कस दिया। तो अब हमारे पास कसने के बाद जो बिंदु C आया वहाँ पर हम रेंजिंग रोड को लगा देंगे। तो उसकी सहायता से हमें बिंदु C प्राप्त हो गया। अब इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे कि C बिंदु पर हम इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे। C बिंदु को इंस्ट्रूमेंट को रखने के बाद C से हम B बिंदु को साइड करेंगे। ये हमारा B पॉइंट है। C से हमने B पॉइंट को साइड किया। B पॉइंट को साइड करने के बाद इस प्रोसेस को हम पिछली की तरह रिपीट करेंगे, लास्ट टाइम की तरह। यहाँ से हम 180 डिग्री का कोण भरेंगे। ये हमने हमारे कंपास में 180 डिग्री का कोण भर लिया। थियोडोलाइट में कंपास लगा हुआ होता है। टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री हम इसको घुमा देंगे। घुमाने के बाद हम क्या करेंगे, लोअर अपर क्लेम को हम कस देंगे और फिर रेंजिंग रोड को हम उस 180 डिग्री के कोण की लाइन ऑफ साइट पे हम उसको साइड कर देंगे। ये हमने रेंजिंग रोड को साइड कर दिया तो हमें बिंदु D प्राप्त हो गया। तो इस प्रोसेस को हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें हमारा लास्ट पॉइंट Z प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है, एक बार तो अब यंत्र को C बिंदु हमने क्या किया, थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट पर B पर सेटअप करके A बिंदु को हमने साइड किया और लोअर अपर क्लेम दोनों को हमने कस दिया। कसने के बाद दूरबीन को वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री घुमाकर यंत्र की लाइन ऑफ साइट की सहायता से C बिंदु को हमने साइड किया। अब हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को C बिंदु पर ट्रांसफ़र कर अच्छी तरीके से उसको सेटअप कर लेंगे। सेटअप करने के बाद अब हम बिंदु B को साइड करेंगे। B को साइड करने के बाद दूरबीन को फिर से 180 डिग्री का उसमें कोण भर के टेलीस्कोप को हम घुमा लेंगे। टेलीस्कोप को घुमाने के बाद वापस लोअर अपर क्लेम हम कस देंगे और बिंदु D की तरफ हम लाइन ऑफ साइट को रख देंगे। बिंदु D की तरफ लाइन ऑफ साइट रखने पर लाइन ऑफ साइट की सहायता से हमें बिंदु D प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें हमारा लास्ट पॉइंट Z प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड। उसके बाद हमारा आता है तीसरा मेथड। तो आप देखिएगा कि पहले मेथड में हमने केवल लाइन ऑफ साइट का ही इस्तेमाल किया था।
यहाँ पर सर्वे रेखा को आगे बढ़ाने के लिए हमने लाइन ऑफ साइट की साइड के अलावा 180 डिग्री का भी हमने इस्तेमाल करा है। अब सवाल ये है कि हम 180 डिग्री का ही कोण क्यों भर रहे हैं। तो हम जानते हैं कोई भी सीधी रेखा होती है, किसी भी सीधी रेखा के बीच का बनने वाला जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, चाहे वो सीधी रेखा की क्लॉकवाइज में हो या फिर सीधी रेखा के एंटी क्लॉकवाइज में हो। सीधी रेखा के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री का होता है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड में क्या होता है कि ये हमारा थर्ड मेथड हमें दिया हुआ है, इसकी सहायता से हमें थर्डोलाइट की सहायता से हमें सर्वे रेखा को आगे बढ़ाना है। इसमें क्या करेंगे, ये भी हमारा बैक साइड मेथड है, क्योंकि बैक साइड मेथड है इसका मतलब हम इंस्ट्रूमेंट को बी बिंदु पर साइड करेंगे और बी बिंदु से हम पीछे की तरफ बिंदु ए को हम इंस्ट्रूमेंट को हम बी बिंदु पर टेम्परेरी एडजस्टमेंट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट का बी बिंदु पर टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के बाद उसके हम पीछे की तरफ साइड करेंगे बिंदु ए को। ए बिंदु को साइड करने के बाद वहाँ से हम 180 डिग्री का कोण आगे की तरफ भरेंगे, जिससे हमें पॉइंट सी प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे। हम इंस्ट्रूमेंट को बी बिंदु पर सेटअप करके इंस्ट्रूमेंट को बैक साइड रखते हुए ए बिंदु को हम साइड करेंगे। इंस्ट्रूमेंट को हमने बी बिंदु पर सेटअप किया, बी बिंदु पर सेट करने के बाद पीछे की तरफ इसको साइड करके हमने ए बिंदु को हमने साइड किया। ए बिंदु को साइड करने के बाद दूरबीन में हम 180 डिग्री का कोण भर लेंगे। दूरबीन में 180 डिग्री का कोण भरकर हम क्या करेंगे कि हम 180 डिग्री का कोण भर के हम अगला पॉइंट हम लोकेट कर लेंगे। मान लीजिए अगला पॉइंट हमारे पास आया C1। तो हमने क्या किया, बी पर इंस्ट्रूमेंट रखा। बी पर इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद हमने ए को साइड किया, बी से हमने ए को साइड किया। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब यहाँ से हमने 180 डिग्री का कोण भरा। मान ली जाए ये कोण हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरा है, तो 180 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण भर के हमने अगला पॉइंट साइड कर लिया, जिसको हमने C1 नाम दिया है। अब इस प्रोसेस को हम वापस रिपीट करेंगे। रिपीट कैसे करेंगे, वापस हम इंस्ट्रूमेंट को बी बिंदु पर, इंस्ट्रूमेंट हमारा बी बिंदु पर ही है, वापस हम बी से ए बिंदु को साइड करेंगे। ए बिंदु को साइड करने के बाद वापस हम उसमें 180 डिग्री का कोण भरेंगे, परंतु अब की बार हम 180 डिग्री का कोण पिछली बार से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। लास्ट टाइम हमने 180 डिग्री का कोण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरा था और हमारे पास जो पॉइंट आया था उसको हमने C1 मार्क कर दिया था। अब की बार हम अपोजिट डायरेक्शन में भरेंगे और हमारे पास जो बिंदु आएगा उसे हम C2 मार्क कर देंगे। अब आप देखिएगा, यदि हमारे प्रैक्टिकल में, हमारे इंस्ट्रूमेंट में या हमारे कोण भरने के तरीके में, हमारे प्रोसेस प्रैक्टिकल को प्रेजेंट करने के मेथड में कोई एरर नहीं होगी, तो C1 और C2 जो दो अलग अलग बिंदु हमें दिख रहे हैं डायग्राम में, वो हमें एक ही प्राप्त होंगे। परंतु हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई ना कोई एरर वहाँ पे विद्यमान है, चाहे वो एक्सीडेंटल एरर हो चाहे वो नेचुरल एरर हो, जिसकी सहायता से हमें दो अलग अलग पॉइंट C1 और C2 प्राप्त हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, C1 C2 को हम कि ये हमें दो बिंदु प्राप्त हुए C1 और C2। अब हम क्या करेंगे, C1 C2 को हम एक सीधी रेखा की सहायता से मिला लेंगे और C1 C2 को सीधी रेखा की सहायता से मिलाने के बाद इनका जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम बिंदु C मार्क कर देंगे। तो हमें ये बिंदु C हमने मार्क कर दिया। तो बैक साइड मेथड की सहायता से, इसके थर्ड मेथड की सहायता से हमें A B C तीन बिंदु हमें प्राप्त हो गए। अब इस प्रोसेस को हम वापस रिपीट करेंगे और अगला बिंदु हम D प्राप्त करेंगे। D प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार हम इंस्ट्रूमेंट को C बिंदु पर ट्रांसफ़र करेंगे। इंस्ट्रूमेंट को हमने C बिंदु पर ट्रांसफ़र कर लिया। इंस्ट्रूमेंट को C बिंदु पर ट्रांसफ़र करने के बाद इंस्ट्रूमेंट का हम अच्छे तरीके से टेम्परेरी एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। वापस हम C से बैक साइड वाले पॉइंट को साइड करेंगे। सबसे पहले C से बैक साइड वाला जो पॉइंट है वो है हमारा B बिंदु। साइड करने के बाद यहाँ से हम 180 डिग्री का कोण भरेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 180 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण भरने के बाद हमारे पास जो पॉइंट आया उसे हमने D1 नाम दे दिया। वापस इंस्ट्रूमेंट को हम नॉर्मल करेंगे, सारे एंगल से फ्री करेंगे,
फ्री करने के बाद सी से हम वापस बी को साइड करेंगे। बी को साइड करने के बाद अब की बार हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री का कोण भरेंगे। 180 डिग्री का कोण भरने के बाद हमारे पास जो अगला बिंदु आया उसको हमने D2 मार्क कर दिया। वापस हम ये मान के चलते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है या प्रैक्टिकल अगर कोई एरर नहीं हुई तो D1 D2 अलग अलग बिंदु प्राप्त नहीं होके हमें एक ही पॉइंट प्राप्त होगा। परंतु अगर कोई भी एरर रही तो D1 और D2 जो हमें दो अलग अलग बिंदु प्राप्त होंगे, हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिला लेंगे आपस में। मिलाने के बाद इनका जो सेंटर होगा उसे हम D नाम दे देंगे। अब वापस इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे अगला पॉइंट प्राप्त करने के लिए। तो क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को हम टी पर टेम्परेरी एडजस्टमेंट करेंगे और प्रोसेस को हम वापस रिपीट करते जाएंगे। तो ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमें हमारा लास्ट पॉइंट जेड प्राप्त नहीं हो जाए। तो ये था बैक साइड मेथड का सेकेंड टाइप, जिसकी सहायता से हम रेखा ए से जेड तक की सीधी रेखा हम थियोडोलाइट की सहायता से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा है सर्वे थियोडोलाइट की सहायता से सर्वे रेखा को आगे बढ़ाने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है फोर्थ साइड मेथड। पहला है हमारा फोर्थ साइड मेथड, जिसमें हम केवल फोर्थ साइड ही लेते हैं और आगे हम एक सीधी रेखा में आगे हम इसको इंस्ट्रूमेंट को आगे सीधी रेखा में आगे हम इसको ड्रॉ करते जाते हैं। सेकंड है हमारा बैक साइड मेथड। बैक साइड मेथड दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें हम केवल एक ही साइड पे एंगल लेते जाएंगे और सर्वे रेखा को हम सीधा आगे बढ़ाते जाएंगे। और दूसरा होता है बैक साइड मेथड का सेकंड टाइप, जिसमें हम सर्वे रेखा के दोनों साइड हम 180 डिग्री का कोण भरते जाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और उसकी सहायता से हम अगला बिंदु प्राप्त करेंगे और हम सर्वे रेखा को आगे हमारे टारगेट जेड तक बढ़ाते जाएंगे। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा कि थियोडोलाइट की सहायता से सर्वे रेखा को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं। आज का सेशन अटेंड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।